और फिर 2019 में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ हुई। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आसमान के एक सितारे का नाम उनके सम्मान में बिभा रख दिया। मतलब जिस ब्रह्मांड को वो ताउम्र समझती रही, उसी का हिस्सा बन गई। तो आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त भारतीय वैज्ञानिक की जिनकी कहानी इतिहास में कहीं दब सी गई। एक ऐसी शख्सियत जिनकी खोजों ने वाकई दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, पर अफसोस उन्हें वो पहचान कभी नहीं मिली जिसकी वो सही में हकदार थीं। चलिए इसी दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक वैज्ञानिक जो फिजिक्स के सबसे बड़े सम्मान नोबेल प्राइज की हकदार थी, लेकिन आज हम में से कितने लोग उनका नाम जानते हैं? शायद बहुत कम। और यही उनके असाधारण जीवन की सबसे बड़ी पहेली है। तो आज हम इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर साइंस की दुनिया का इतना चमकता सितारा गुमनामी के अंधेरे में खो कैसे गया। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। उस दौर से जब विज्ञान के लिए उनका जुनून पहली बार सामने आया, और देखते हैं कि कैसे उन्होंने उस समय की बड़ी बड़ी सामाजिक और अकादमिक रुकावटों को पार किया, जब एक महिला का वैज्ञानिक बनना लगभग नामुमकिन सा माना जाता था। अब देखिए, उनका जीवन शुरू से ही बिल्कुल अलग था। 1913 में कोलकाता के एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाता था, जो उस जमाने में बड़ी बात थी। उन्होंने फिजिक्स जैसा मुश्किल और पुरुषों से भरा हुआ फील्ड चुना। और कमाल की बात यह है कि वो अपनी पूरी एमएससी क्लास में 24 स्टूडेंट्स के बीच अकेली महिला थीं। यहाँ तक कि उनके मेंटर डीएम बोस ने भी शुरू में ये कहकर मना कर दिया था कि भाई ये रिसर्च महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन वो डटी रही और यही जिद थी जिसने उन्हें सबसे अलग बनाया। तो उनकी शुरुआती पढ़ाई और ये जो जिद थी, इसी ने उन्हें उस जबरदस्त रिसर्च की तरफ बढ़ाया जो उन्हें नोबेल पुरस्कार के बहुत बहुत करीब ले आई थी। चलिए अब उनकी इस वैज्ञानिक यात्रा के सबसे रोमांचक हिस्से पर चलते हैं। अच्छा, उनकी खोज को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये कॉस्मिक रेज या कॉस्मिक किरणें आखिर होती क्या हैं। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये स्पेस से आने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स की एक बौछार है। और उस जमाने में, मतलब 1930s में, जब आज जैसी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थीं, वैज्ञानिकों के लिए नए कणों को खोजने का यही एकमात्र जरिया था। और यही बिभा चौधरी के काम का सबसे अहम हिस्सा बना। ये तस्वीर बहुत अच्छे से दिखाती है कि असल में होता क्या है। जब एक अकेली कॉस्मिक किरण हमारे वायुमंडल से टकराती है, तो वो इस तरह कणों की एक बौछार, एक झरने की तरह बना देती है। और इसी उलझी हुई पहेली को विभा चौधरी सुलझाने की कोशिश कर रही थी। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? डीएम बोस के साथ मिलकर उनका तरीका बहुत सरल था, पर उतना ही मुश्किल भी। वो लोग हिमालय की ऊंचाइयों पर करीब 12,000 फीट ऊपर गए, जहां कॉस्मिक किरणें ज्यादा साफ मिलती हैं। वहां उन्होंने खास तरह की फोटोग्राफिक प्लेटें रख दी और फिर उन प्लेटों पर बने धुंधले से घुमावदार निशानों को स्टडी करके उन्होंने एक बिल्कुल नए कण, जिसे मेसॉन कहा जाता है, उसके होने का सबूत ढूंढ निकाला। मतलब कितने कम संसाधनों में कितना बड़ा काम। तो फिर सवाल उठता है कि अगर उनकी खोज इतनी बड़ी थी तो वो नोबेल पुरस्कार से चूक कैसे गईं? जवाब इस टाइमलाइन में है। देखिए, 1941 में उन्होंने अपना काम नेचर जैसी बड़ी पत्रिका में पब्लिश करवाया, लेकिन तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और उन्हें बेहतर क्वालिटी की फोटोग्राफिक प्लेटें मिलना बंद हो गईं। रिसर्च रुक गई। युद्ध के बाद 1947 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक सीएफ पॉवेल ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसी कण की खोज की पुष्टि कर दी और 1950 में नोबेल जीत लिया। किस्मत का खेल देखिए। और ये बात उनके काम पर मोहर लगाती है। खुद नोबेल जीतने वाले सीएफ पॉवेल ने अपनी किताब में बिभा चौधरी और बोस के काम की अहमियत को माना। उन्होंने लिखा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाए थे वो उनके अपने नतीजों के बहुत बहुत करीब थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भले ही उन्हें पुरस्कार नहीं मिला, पर विज्ञान की दुनिया में उनका योगदान कितना बड़ा था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक तरफ दुनिया भर में उन्हें पहचान मिल रही थी और दूसरी तरफ अपने ही देश में एक अजीब सी खामोशी थी। दुनिया में उनका कद बहुत बड़ा था। जरा सोचिए, उन्होंने अपनी पीएचडी नोबेल पुरस्कार विजेता पीएमएस ब्लैकेट के अंडर पूरी की,
खुद होमी भाभा ने उन्हें TIFR में पहली महिला रिसर्चर के तौर पर हायर किया। इतना ही नहीं, महान वैज्ञानिक इरविन श्रोडिंगर ने उन्हें नोबेल के लिए नॉमिनेट तक किया था। उन्होंने विक्रम साराभाई जैसे दिग्गजों के साथ भी काम किया। और ये उनके अपने शब्द हैं जो उस दौर में विज्ञान में महिलाओं की चुनौतियों को दिखाते हैं। 1948 में उन्होंने कहा था, महिलाएं भौतिकी से डरती हैं, ये एक त्रासदी है। ये शब्द बताते हैं कि वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी पथ प्रदर्शक थीं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बना रही थीं। ये स्लाइड उस पूरी कहानी को एक नज़र में बयां करती है। एक तरफ देखिए, ग्लोबल लेवल पर पहचान, नोबेल विजेताओं के साथ काम, नेचर में पब्लिकेशन, नोबेल नॉमिनेशन, और दूसरी तरफ भारत में क्या मिला? खामोशी, न कोई राष्ट्रीय पुरस्कार, न किसी साइंस अकेडमी की सदस्यता, यहाँ तक कि भारतीय महिला वैज्ञानिकों पर लिखी गई किताबों तक में उनका जिक्र नहीं मिलता। ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि आखिर अपने ही देश में उन्हें क्यों भुला दिया गया। लेकिन हर कहानी का अंत अंधेरे में नहीं होता। चलिए अब देखते हैं कि समय के साथ उनकी इस भोली बिसरी विरासत को आखिरकार कैसे फिर से खोजा गया और वो सम्मान मिला जिसकी वो हमेशा से हकदार थीं। देर से ही सही, लेकिन दुनिया ने उन्हें याद किया। 2018 में उनकी बायोग्राफी छपी और फिर 2019 में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ हुई। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आसमान के एक सितारे का नाम उनके सम्मान में बिभा रख दिया। मतलब जिस ब्रह्मांड को वो ताउम्र समझती रहीं, उसी का हिस्सा बन गई। और आज जब हम चंद्रयान जैसे मिशन को लीड करती भारतीय महिला वैज्ञानिकों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बिभा चौधरी की ही विरासत को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और आखिर में उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। बिभा चौधरी की तरह विज्ञान के और कितने नायक नायिकाएं इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं अपनी पहचान के इंतजार में। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने इतिहास को बार बार और गहराई से खंगालने की जरूरत